वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। बीपीएससी के घटना चक्र को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसके पार्ट 4 को देखेंगे, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। दोस्तों, गांधी जी के द्वारा इसे ऐसे अवसर के रूप में देखा गया था जब दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का जो कमेटी का अधिवेशन हुआ था, तो उसमें गांधी जी को अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर जब 1919 में अमृतसर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो इसमें भी खिलाफत आंदोलन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। और इस तरह से कांग्रेस ने भी जो भी धार्मिक मामले होते थे उन्हें पूरी तरह से अलग रखा। इस तरह से गांधी जी के द्वारा इस अवसर को हिंदू और मुसलमान के एकता के एक सुनहरे मौके के रूप में देखा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। 2020 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह किस शहर में हुआ था? दोस्तों, यह इलाहाबाद में हुआ था। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को यह सलाह दी कि उन्हें खिलाफत असहयोग आंदोलन करना चाहिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो इस तरह से 9 जून 2020 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस जो भी सलाह था इसको स्वीकार कर लिया और गांधी जी को इसका नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया था। तो इस तरह से गांधी जी ने इसका नेतृत्व भी किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक ऐसा प्रदेश की सरकार है जिसने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित किया है और कुछ प्रमुख व्यक्तियों की सूची को भी प्रसारित किया है जो शराब पीते थे। तो उस प्रदेश का नाम बताना है इसमें। दोस्तों, बिहार के द्वारा ऐसा किया जा रहा था। और बिहार के अलावा एक और राज्य है, तो उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित किया ताकि जो भी टैक्स है या जो भी राजस्व है उसमें जो कमी आ रही है ना, उसको फिर से ठीक किया जा सके। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी चाहते थे कि जो भी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो रहा हो ना, उसमें मुसलमानों का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त हो। इसलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। अब खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ? तुर्की के साम्राज्य का विभाजन किया जा रहा था, जिसके कारण जो भी मुसलमान थे वो तुर्की के जो सम्राट थे ना, उनको अपना खलीफा मानते थे। तो उसके विभाजन ना हो, इसलिए भारतीय मुसलमान भी खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट किए और इसमें गांधी जी ने भी सहयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में प्रारंभ हुआ था। मतलब वर्ष 2020 में ना 2 अधिवेशन हुए थे। एक विशेष अधिवेशन हुआ था जो कि कोलकाता में हुआ था और एक नागपुर में इसका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि 2020 में ही हुआ था। तो इस तरह से इसमें नागपुर वाले अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से पुष्टि कर दी गई थी, मतलब उसको स्वीकार कर लिया गया था। और 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट देखते हैं। किस क्षेत्र में राहुल शासकीयतयानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे? दोस्तों, राहुल शासकीयतयानंद छपरा में सक्रिय रहे थे। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी बनारस से और फिर 1912 में वे साधु बन गए थे और इसके बाद असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। और पता है, ये 6 मंथ जेल में भी रहे थे। तो इस तरह से वो छपरा में सक्रिय रहे। इसके बाद उन्हें 1922 ईस्वी में
छपरा के डीसीसी के अध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? असहयोग आंदोलन के समय में एक सबसे बड़ी घटना हुई जिसका नाम है चौरा चौरी कांड। यह कब हुआ था? डेट पूछ लिया जाता है तो ये याद रहेगा हमेशा। 14 फरवरी 1922 को यह हुआ था। तो यह जब घटना हुई तो उसके बाद महात्मा गांधी ने इसे 4 फरवरी। तो जब ये घटना हुई ना तो महात्मा गांधी को इससे बहुत ही दुख पहुंचा और उन्होंने इसे हिमालय जैसी भूल बताई और फिर असहयोग आंदोलन को भी उन्होंने वापस ले लिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची हुई थी? तो जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपने कॉलेज को छोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम महात्मा गांधी और जो भी नेता थे ना उन मतलब लोगों को वो प्रेरित करते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का असहयोग किया जाए, यानी जो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बनाई गई है उसका बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जाए। तो इस तरह से इसी कारणवश जयप्रकाश नारायण ने भी अपने कॉलेज को छोड़ दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा? देखिए वो सेम प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, मोपला आंदोलन की शाखा इसमें पूछा जा रहा है। दोस्तों खिलाफत आंदोलन मोपला आंदोलन की शाखा थी। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? केरल राज्य के मालाबार जिले में हुआ था और मोपला काश्तकारों के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। सबसे मेन रीज़न ये था ना कि यहाँ के जो भी जमींदार थे वो कभी भी जो मोपला काश्तकार थे उनको उनकी ज़मीन से बेदखल कर देते थे, मनमाना कर जो टैक्स कर होता था वो वसूलते थे। तो इस वजह से यहाँ के जो भी मोपला काश्तकार थे उन्होंने यह आंदोलन शुरू किया 1921 ईस्वी में और इसकी शाखा मानी जाती है खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह एक थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी की मतलब जो 1920 से 1922 का असहयोग आंदोलन चलाया गया था उसमें एक मान्यता प्रचलित हुई थी जिसमें ऐसा माना जा रहा था कि गांधी जी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता है, इसलिए किसी भी हाल में गांधी जी की ही जीत होगी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न को। साराबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? 1922 में साराबंदी आंदोलन प्रारंभ हुआ जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुआ था। और इसके अलावा अगर हम देखें कि बारदौली के मेड़ता बंधु यानी जो कल्याण जी और कुंवर जी थे, इसके अलावा दयाल जी देसाई, इन सभी लोगों ने किसानों का समर्थन किया और 1928 से जो भी आंदोलन था मतलब कि उस टाइम तक ये आंदोलन चलता रहा और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। साराबंदी का मतलब क्या होता है? साराबंदी का मतलब होता है कोई कर नहीं। तो इस तरह से कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कोई कर नहीं आंदोलन कब चलाया गया या इसका नेतृत्व किसने किया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1921 के मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? हमने अभी भी पढ़ा 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल के मालाबार तट पे जो स्थित है रहते थे जो भी मालाबार काश्तकार उन्हों के द्वारा ही किया गया था, मतलब उन लोगों के द्वारा ही किया गया था। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था? चौरा चौरी कांड जो कि 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था।
चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। पहला ऑप्शन है चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी के द्वारा आंदोलन का स्थगन करना और गांधी जी की गिरफ्तारी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या होती है, जो चौरा चौरी जो स्थान है गोरखपुर में स्थित है ये, तो यहाँ पे पुलिस ने गोली चलाई जो भी प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर, जिसकी वजह से जो भी भीड़ थी उनमें गुस्सा हो गया और उन्होंने पुलिस थाना को जला दिया, जिसकी वजह से 23 पुलिस वालों की जान चली गई। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी को इससे बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचता है और वे इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं और इनमें गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लाइन से दिया हुआ था जो भी यहाँ पे ऑप्शंस था। नेक्स्ट है लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था। लॉर्ड सिन्हा जो थे उन्होंने बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था वहाँ पे गवर्नर पद से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। वे पहले भारतीय थे जो कि एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त हुए थे। और अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म 24 मार्च को हुआ था 1863 में। इन्होंने बिहार और उड़ीसा के पद पर एडवोकेट जनरल के रूप में काम किया और इन्होंने 1921 में इस पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया था। उनको जो भी था हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू था जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उनकी मृत्यु भी हो जाती है कुछ समय के बाद। 1928 में इनकी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन का स्थगन किया गया था वो भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों का पुनरावृत्ति का कारण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुआ, यानी स्वराज दल की स्थापना कब हुई इसमें पूछा जाता है, मतलब किस आंदोलन के बाद हुई। जब असहयोग आंदोलन की असफलता होती है तो उसके बाद, यानी कि 1923 ईस्वी है, उसी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी इसकी स्थापना। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी के गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो वो सेम प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद इसकी स्थापना की गई थी 1923 में। डेट ईयर याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। गया में जो भी अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो इसे कहा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन की जो गठन की गई थी ना वो 1927 में की गई थी और ये भारत कब आता है? 1928 ईस्वी में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम देखें कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया, तो 1919 का जो एक्ट आया था ना, तो उसी का 10 वर्ष की समीक्षा करने के लिए इसकी गठन किया गया था और आयोग यह देखना चाहता था कि जो भी अधिनियम है वह
व्यवहार में कहाँ तक लागू किया गया है, तो इसीलिए इसकी स्थापना की गई या गठन किया गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पे। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था जिसका विषय था, यानी नेहरू रिपोर्ट का विषय पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। इसका जो विषय था वो था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष पूछा जा रहा है। पूर्ण स्वराज का कब किया गया था? 1929 में किया गया था। लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसी दिन 26 जनवरी से ऐसा कहा गया कि प्रति वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो उसी दिन मतलब जो 1929 का समय था, उसी समय में 31 दिसंबर की रात में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में रावी के तट पर झंडा फहराया गया था। तो इस तरह से 1929 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था और उसी समय से 26 जनवरी प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार सोवियत संघ की यात्रा पर गए। वर्ष था 1927 और इसके बाद समाजवाद था उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और वे चाहते थे कि भारत से भी ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद ये सभी को ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह से इसके सबसे बड़े समर्थक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? 1921 का अधिवेशन जो कि अहमदाबाद में होता है और इसकी अध्यक्षता हकीम अजमल खान के द्वारा की जाती है। इसी अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। हालांकि महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन मौलाना हसरत मोहानी ने इसे पहली बार मांगा था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। चलिए अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की गई थी। दांडी यात्रा किस वर्ष की गई थी? 1930 में यह यात्रा शुरू हुई थी। कब से शुरू हुई थी? यह 12 मार्च से शुरू हुई, यानी 12 मार्च 1930 से शुरू हुई, जो 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। और इस जो ये समय है ना, उसमें जो टाइम पीरियड है वो 24 डेज़ का है। तो ये भी 66 बीपीएससी में पूछ लिया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि 24 दिन दांडी यात्रा में लगे थे। अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहाँ से प्रारंभ किया था? इसे साबरमती से प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया गया था? चौकीदारी कर के विरोध में बिहार के लोगों ने इसका विरोध किया और यह नमक सत्याग्रह के दौरान हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हीं के द्वारा खुदाई खिदमतगार को संगठित किया गया था और इसको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है इस संगठन को। यह कब किया गया था दोस्तों? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी के समय में यह किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बेगूसराय के चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन हिस्सा था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया था बिहार में। सबसे पहले यह सारण जिले में बिहोर नामक स्थान से शुरू किया गया था और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया। बहुत ही ज़्यादा गोलीबारी करने के बाद ही यहाँ जो भी भीड़ हुई थी वो ख़त्म हो पाई। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद सबसे ज़्यादा रचनात्मक कार्यों पर महत्व दिया। अगर देखा जाए तो इनके द्वारा 1932 में जो भी दलित थे या बोले हरिजन, तो अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना भी इनके द्वारा की गई। इसके अलावा हरिजन नाम से एक साप्ताहिक पत्र को भी चलाया गया था गांधी जी के द्वारा। तो इस तरह से गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रमों पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। यह कब हुआ था, डेट इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। इसमें इरविन और गांधी के बीच में बहुत सारे समझौते भी हुए थे, जिसमें से गांधी जी ने यह भी एक्सेप्ट किया था कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लेंगे और इसके अलावा विदेशी कपड़ों और शराब के दुकान के सामने जो भी शांतिपूर्ण धरना दिया जाता था उसका भी अधिकार मांगा गया था। और समुद्री जो तट थे उन प्रदेशों पर बिना नमक कर दिए नमक बनाने का अनुमति भी लिया गया था। और जो भी युद्ध बंदी थे उस समय में उनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं लगाया जाएगा और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तो ये सभी समझौते इनमें शामिल थे। अगला प्रश्न देख लेंगे, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 1932 में जो सम्मेलन हुआ था वो तीसरा सम्मेलन था इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। कैसे होगा ये कि कांग्रेस के द्वारा गांधी जी को भेजा गया भाग लेने के लिए इसमें, तो सिर्फ द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था ना उसी में भाग लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। 7 दिसंबर 1931 को यह प्रारंभ हुआ था और गांधी जी एकमात्र ऐसे प्रतिनिधि थे जो कि कांग्रेस की तरफ से सम्मिलित हुए थे। और इसमें संप्रदाय से लेके बहुत ही विवाद हो गया, जिसकी वजह से यह असफल रहा था। दलितों के तरफ से ना हमेशा भीमराव अंबेडकर इसका प्रतिनिधित्व करते थे, तो उनके द्वारा ही पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा की मांग की गई थी, जिसे गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया था। और इस तरह से 1 दिसंबर 1931 को यह पूरी तरह से समाप्त हो गया और यह असफल भी रहा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में कहाँ से खाली हाथ लौटे। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने 1931 ईस्वी में भाग लिया और यह जो सम्मेलन था वो सांप्रदायिक पंचायत या फिर सांप्रदायिक जो विवाद था उसके कारण पूरी तरह से असफल हो गया था। तो इसी वजह से वो खाली हाथ भारत लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह लंदन में हो रहा था, तो इस तरह से ये आंसर राइट होगा। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा निभाई गई थी। और इनके अलावा एक और नाम है जिसे याद रखेंगे, एम.आर. जैकर। इन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था गांधी इरविन समझौते में। चलिए आगे बढ़ेंगे।
5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को संपन्न हुआ था। और सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा भी कहा था, तो इसी के समय में कहा था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। वह किसके लिए बनाया गया था, इस प्रश्न में पूछा जाता है। तो वह छूतों के लिए बनाया गया था, यानी दलितों के लिए बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड या पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग को कितनी सीटें दी गई थी? उन्हें 71 और 147 सीटें दी गई थी लगभग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? पूना समझौते में जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो था दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना। हालांकि गांधी जी इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा यह मांग की गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अपने किसी कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। भूस्वामित्व को समाप्त करने की जो नीति थी वो इसकी कांग्रेस के द्वारा कार्यकारिणी कमेटी 1937 में अपनाई गई थी। आइए अगले प्रश्न को देख लेंगे। फरवरी 1938 में बिहार में चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था? तो जो भी सरकार चुनी गई थी 1938 में, उसने राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण फरवरी 1938 में चुनी हुई सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने मद्रास हो गया, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में अपना सरकार बनाया था, लेकिन इसी वजह से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे, राहुल सातकृत्यानंद और यदुनंदन शर्मा, यानी ये सभी नाम जो है ना बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की सबसे पहली बैठक पटना में हुई थी। और अगर हम बात करें कि कौन से वर्ष में हुई थी, तो 1934 में इसकी बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? इसका गठन 1936 में हुआ था। लखनऊ में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। और आंध्र प्रदेश में जो भी किसान आंदोलन के नेता थे एन.जी. रंगा, वो इसके महासचिव बनाए गए थे। इसके बाद फैजपुर में कांग्रेस का एक सत्र चल रहा था, जिसके बाद इसमें अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का दूसरा सत्र चला और उस दूसरे सत्र में एन.जी. रंगा को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1936 में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो बताना है कि कब किया था उन्होंने। तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने यह किया था। उनकी मृत्यु कब होती है? 1949 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो
इस तरह से उसके कुछ ही समय पहले उन्होंने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मांग थी वो मांग थी भूमि, जल मार्ग, ऊर्जा और इन सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर हम देखें तो दीवान चमनलाल बजाज जो थे वो इसके महामंत्री चुने गए थे और उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा चुने गए थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एम.एन. जोशी के द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई थी बम्बई में। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। तो यह समय था 1926 से लेके 1939। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी? तो यह 1934 में पहली बैठक हुई थी। और चलिए आगे बढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जयप्रकाश नारायण संबंधित है। इसकी स्थापना अक्टूबर में की गई थी 1934 में और पटना में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण का नाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, या फिर इन्हीं दोनों का नाम हम लोग कह सकते हैं। और अगर अन्य सदस्य देखें तो इसमें राम मनोहर लोहिया हो गए, अशोक मेहता हो गए, इसके अलावा यूसुफ मेहराल हो गए, गंगा चरण सिंह हो गए। तो ये सभी लोग इसमें इम्पॉर्टेंट मेंबर थे इसके। अगला प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? हम सभी को पता है, लोकनायक के नाम से यह जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। और इसके अलावा जयप्रकाश नारायण ने 1942 यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इनके द्वारा आज़ाद दस्ता का भी गठन किया गया था। और इन्होंने 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का भी आह्वान किया था पटना के गांधी मैदान से। इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। नेक्स्ट है। जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? जयप्रकाश दिवस अप्रैल 1946 में मनाया गया था। दोस्तों, जब इन्हें 12 अप्रैल 1946 में लाहौर के किले से रिहा किया गया, तो इसी खुशी में यह दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे 1938 में। अगर हम बात करें तो पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी के द्वारा रिकमेंड किया गया था, लेकिन इसमें सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया। और यह कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन था। हरिपुरा गुजरात में स्थित है। हालांकि बाद में सुभाष चंद्र बोस ने, यानी त्रिपुरी अधिवेशन के बाद 1939 में इस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था गांधी जी का मान रखते हुए। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफ़ा दे दिया तो इनके बाद अध्यक्ष के पद पर किसे निर्वाचित किया गया, किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? प्रांतीय सरकारों का गठन जो किया गया था वो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था।
दोस्तों यह अधिनियम अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है, क्योंकि अभी जो हमारा भारत का संविधान है ना, उसमें इस अधिनियम से बहुत सारे ऐसे लॉज हो गए, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल यहाँ से लिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये स्थापना क्यों की गई थी, तो जो भी राजा हुआ करते थे ना, उनके राजकुमार जो होते थे या सामंत होते थे, तो उन सभी के जो पुत्र थे उनको सैनिक शिक्षा दी जाती थी। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना इसीलिए की गई थी। कब की गई थी? 1901 में की गई थी। नेक्स्ट है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का सबसे मेन उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो इसलिए इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ या गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1927 में हुआ था। आइए आगे देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। उस समय यही थे। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, और जो विंसेंट का कार्यकाल था वो 1940 से 45 तक का था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसके द्वारा लिखा गया था? नाउ और नेवर पैम्पलेट रहमत अली के द्वारा लिखा गया था, और इसी पैम्पलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान का सुझाव दिया था, और सबसे पहले इन्होंने ही पाकिस्तान नाम भी दिया था। तो इन्होंने यह पैम्पलेट किस वर्ष में लिखा था? 1933 में लिखा था। नाउ और नेवर का मतलब हुआ अभी नहीं तो कभी नहीं। इन्होंने 5 प्रांत को या 5 राज्य को मिलाकर कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा। तो इन्होंने पी से पंजाब कहा था, ए से अफ़गानिस्तान कहा था, के से कश्मीर, एस से सिंध, और यहाँ जो तान है ना वो बलूचिस्तान वाला एरिया। तो इस तरह से पाकिस्तान नाम इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, और इसी की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, और इस अधिवेशन में उन्होंने भारत से अलग एक मुस्लिम देश बनाने की मांग की थी, और उसका नाम पाकिस्तान का था। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषण भी दिया था इसमें, और उन्होंने कहा था कि वो एक अलग मुस्लिम देश के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तो अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ करके लाइक करें, और अगर कुछ सुधार चाहिए आपको तो वो भी बताएं हमें अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।